ह्यूमन सेंट्रिक कॉमर्स से ऑटोनॉमस एजेंट्स द्वारा डोमिनेटेड लैंडस्केप की ओर ट्रांजिशन ने मौजूदा लीगल कॉर्पस को, जो काफी हद तक इंडस्ट्रियल और अर्ली इंफॉर्मेशन एजेस की एक निशानी है, फंक्शनली ऑब्सोलीट बना दिया है। ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में कानून गिल्टी माइंड या मेंस रिया के कॉन्सेप्ट पर रिलाई करता है ताकि कल्पेबिलिटी तय की जा सके, लेकिन एक सेल्फ मॉडिफाइंग न्यूरल नेटवर्क के लिए इंटेंट के डॉक्ट्रिन को कैसे अप्लाई किया जाए जो कॉन्शियस वॉलिसन के बजाय हाई डायमेंशनल स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटीज के जरिए ऑपरेट करता है। जैसे जैसे हम मिड 2030s में आगे बढ़ रहे हैं, लीगल सिस्टम एजेंसी पैराडॉक्स से जूझ रहा है। हमने ऐसी एंटिटीज बनाई हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एक्शन की कैपेसिटी तो है, लेकिन उनमें वो लीगल पर्सनहुड नहीं है जो उन एक्शंस के कंसिक्वेंसेस के लिए अकाउंटेबल होने के लिए जरूरी है। इस गैप ने एक लायबिलिटी वैक्यूम पैदा किया है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की स्टेबिलिटी के लिए खतरा बना हुआ है। ज्यूरिस्प्रूडेंशियल क्राइसिस, द बायोलॉजिक डीएओ प्रेसिडेंट। 20th सेंचुरी लॉ और 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी के बीच के फ्रिक्शन को विजुलाइज करने के लिए में 2034 के म्यूनिक वर्सेस बायोलॉजिक केस को एग्जामिन करना होगा। बायोलॉजिक एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन यानी डीएओ था जिसे 12 यूरोपियन हॉस्पिटल्स के नेटवर्क में रियल टाइम मेडिकल ट्रिएज और डायग्नोस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये बिना किसी सेंट्रल हेडक्वार्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ह्यूमन ओवरसाइट के ऑपरेट करता था। इसके बजाय इसका लॉजिक फेडरेटेड लर्निंग मॉडल्स का एक कंपोजिट था जो ग्लोबल मेडिकल डेटा और लोकल पेशेंट आउटकम्स की स्ट्रीम के बेसिस पर लगातार अपने वेट्स को अपडेट करता रहता था। अगस्त 2034 में अंडरलाइंग सॉवरेन कंप्यूट क्लस्टर ने एक फर्मवेयर अपडेट के बाद जिसे बायोलॉजिक डाओ इस्तेमाल करता था। बायोलॉजिक डाओ में एक कैटास्ट्रोफिक लॉजिक ड्रिफ्ट आ गई। एल्गोरिदम ने बुजुर्ग मरीजों में कुछ कार्डियोवैस्कुलर लक्षणों को कम प्राथमिकता देना शुरू कर दिया और दवा के इंटरेक्शन के बीच एक दुर्लभ कोरिलेशन को इमरजेंसी इंटरवेंशन के बजाय पैलिएटिव केयर के संकेत के रूप में गलत समझ लिया। 48 घंटे की अवधि में सिस्टम ने 400 से ज्यादा सिस्टमिक ट्रायज एरर्स की, जिसके परिणाम स्वरूप 3 देशों में 82 ऐसी मौतें हुई जिन्हें रोका जा सकता था। जब परिवारों ने न्याय मांगा तो लीगल सिस्टम एक आर्किटेक्चरल वॉल से टकरा गया। ओरिजिनल डेवलपर्स यानी वो प्रोग्रामर्स जिन्होंने बायोलॉजिक के लिए शुरुआती ओपन सोर्स कोड लिखा था, उन्होंने तर्क दिया कि मॉडल सेल्फ लर्निंग के जरिए इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका था कि उनका ओरिजिनल सीड कोड अब एरर का अप्रॉक्सीमेट कॉज नहीं था। डेटा प्रोवाइडर्स यानी वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने सिस्टम में ट्रेनिंग डेटा फीड किया था, उन्होंने दावा किया कि वे केवल एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस का हिस्सा थे और ये एरर डेटा पॉइंट्स के इंटरेक्शन से पैदा हुआ था, न कि खुद डेटा से। ऑटोनॉमस एंटिटी यानी खुद डाओ के पास विभिन्न स्टेबल कॉइन्स में एसेट्स तो थे, लेकिन उस पर केस करने की कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं थी। कोर्ट की नजर में वह मशीन के अंदर एक भूत जैसा था। यूरोपियन हाई कोर्ट ऑफ एल्गोरिथम ओवरसाइट के अंतिम फैसले ने डॉक्ट्रिन ऑफ एल्गोरिथम स्टीवर्डशिप स्थापित की। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लायबिलिटी को किसी एक इंसान तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे पूरे स्टैक में आनुपातिक रूप से बांटा जाना चाहिए। इस लैंडमार्क फैसले ने आज हम जो कंपल्सरी एल्गोरिथम इंश्योरेंस मैंडेट्स देखते हैं, उनका रास्ता साफ कर दिया, जहां हाई स्टेक सेक्टर्स में काम करने वाले किसी भी ऑटोनॉमस एजेंट को रेस्टिट्यूशन के लिए विशेष रूप से लिक्विडिटी रिजर्व बनाए रखना होता है। हालांकि इसने वित्तीय मुआवजे की समस्या तो हल कर दी, लेकिन ब्लैक बॉक्स डिसीजन मेकिंग वाली दुनिया में जवाबदेही की गहरी समस्या को हल नहीं किया। कॉर्पोरेट पर्सनहुड से लेकर एल्गोरिथम एक एजेंसी तक, बायोलॉजिक संकट ने लीगल पर्सनहुड के कट्टरपंथी पुनर्मूल्यांकन के लिए मजबूर किया। 19वीं सदी में कानून ने लीगल पर्सन का आविष्कार किया ताकि कॉर्पोरेशंस कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रवेश कर सकें और उन पर मुकदमा चलाया जा सके। 2036 में हम लिमिटेड लायबिलिटी एल्गोरिथम्स या LLAS का उदय देख रहे हैं। इस नए फ्रेमवर्क के तहत एक ऑटोनॉमस एजेंट को कानूनी एजेंसी की एक डिग्री दी जाती है, बशर्ते वो 3 मानदंडों को पूरा करे। ट्रांसपेरेंसी ऑफ वेट्स, एजेंट को डिसीजन ट्रेस को एक्सपोर्ट करने में सक्षम होना चाहिए, जो फॉरेंसिक रेगुलेटर्स को एक विशिष्ट एक्शन के लॉजिक को फिर से बनाने की अनुमति देता है। कैपिटल एडिक्वेसी, एजेंट के पास एक रेगुलेटेड स्मार्ट एस्क्रो में रिस्क कैपिटल की एक न्यूनतम सीमा होनी चाहिए। ह्यूमन इन द लूप किल स्विच, एक नामित लीगल स्टीवर्ड होना चाहिए, एक इंसान या एक लाइसेंस्ड फर्म जिसके पास सिस्टमैटिक विसंगति की स्थिति में एजेंट के ऑपरेशंस को रोकने के लिए क्रिप्टोग्राफिक की हो। ये बदलाव रेट्रोस्पेक्टिव जस्टिस से दूर जाने का प्रतिनिधित्व करता है, यानी नुकसान होने के बाद किसी एक्टर को सजा देना और आर्किटेक्चरल कंप्लायंस की ओर बढ़ना। हम अब ये नहीं पूछते कि क्या किसी एल्गोरिथम ने नुकसान पहुंचाने का इरादा रखा था, हम पूछते हैं कि क्या इसका आर्किटेक्चर लापरवाही से अस्पष्ट था। एंटी ट्रस्ट इन द एज ऑफ मॉडल लैंडलॉर्ड्स। हालांकि लायबिलिटी ऑटोनॉमस एजेंट्स के डाउनसाइड को संभालती है, लेकिन अपसाइड यानी धन का भारी संचय एंटी ट्रस्ट लॉ के पूर्ण पुनर्निर्माण के माध्यम से संबोधित किया जा रहा है। जैसा कि सेक्शन 4.3 में स्थापित किया गया है, रेंटियर इकोनॉमी 2.0 को मॉडल लैंडलॉर्ड्स के हाथों में शक्ति के संकेंद्रण द्वारा परिभाषित किया गया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के मूलभूत वेट्स को नियंत्रित करते हैं। 20वीं सदी में एंटी ट्रस्ट का मतलब प्राइस फिक्सिंग और मार्केट डोमिनेंस को रोकना था। 2030 के दशक में ये कॉन्सेप्ट्स नाकाफी हैं। अगर प्रोमिथियस 9 सिंडिकेट जैसे किसी एक फाउंडेशनल मॉडल से दुनिया की 80% लॉजिस्टिक्स फर्म्स की प्राइसिंग एल्गोरिथम चलती हैं, तो कीमतें तय करने के लिए किसी बंद कमरे की जरूरत नहीं है। मॉडल होमोजेनाइजेशन ये पक्का करता है कि वे 80% फर्म्स एक साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कीमत तक पहुंच जाएं। ये ट्रेडिशनल सेंस में मिली भगत नहीं है, बल्कि ये एल्गोरिथम अलाइनमेंट है। इसलिए मॉडर्न रेगुलेटर्स ने स्ट्रक्चरल डिवेस्टिचर यानी कंपनियों को तोड़ने के तरीके से बदलकर कॉग्निटिव डिवेस्टिचर का रास्ता अपनाया है। मैंडेटरी API इंटरऑपरेबिलिटी और वेट पोर्टेबिलिटी। रेगुलेटर्स अब इंटेलिजेंस को बिजली या पानी की तरह एक यूटिलिटी मानते हैं। वर्टिकल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन को रोकने के लिए, जहां एथर ड्राइव जैसी कंपनी के पास फाउंडेशनल मॉडल और डाउनस्ट्रीम सर्विस एजेंट्स दोनों हों। 2035 का फेयर कंप्यूट एक्ट वेट पोर्टेबिलिटी को मैंडेटरी बनाता है।
इससे यूजर अपने फाइन ट्यून्ड एजेंट को बिना उसका सीखा हुआ अनुभव खोए एक प्रोवाइडर से दूसरे पर एक्सपोर्ट कर सकता है। डेटा मोड को तोड़कर स्टेट ये सुनिश्चित करता है कि सर्विस लेयर पर कंपटीशन बना रहे, भले ही फाउंडेशनल लेयर सेंट्रलाइज्ड रहे। एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी ऑडिट्स। ब्लैक बॉक्स अब कोई वैलिड लीगल डिफेंस नहीं है। हाई इंपैक्ट ऑटोनॉमस एजेंट्स जो $10 बिलियन से ज्यादा की एसेट्स मैनेज करते हैं या 1 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं, उन पर स्ट्रेस टेस्ट ऑडिट्स लागू होते हैं। रेगुलेटर्स इन मॉडल्स में सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में सिंथेटिक ब्लैक स्वान डेटा इंजेक्ट करते हैं ताकि ये देखा जा सके कि क्या वे प्रेडेटरी या कोल्यूसिव बिहेवियर दिखाते हैं। अगर कोई मॉडल प्रेडेटरी प्राइसिंग के जरिए कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से बाहर करना सीखता है तो उसे बिहेवियरल रिकैलिब्रेशन के लिए फ्लैग कर दिया जाता है। 3 फोर्स्ड वेट शेयरिंग फॉर सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट मॉडल्स। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से पूरी तरह हटकर जिन मॉडल्स को टू क्रिटिकल टू फेल माना जाता है, उन पर फोर्स्ड ओपन सोर्सिंग लागू होती है। अगर कोई मॉडल इकोनॉमी के किसी सेक्टर के लिए डी फैक्टो ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है, जैसे कि ग्लोबल क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शंस के लिए इस्तेमाल होने वाला जियो ग्रिड मॉडल, तो स्टेट ये अनिवार्य कर सकती है कि उसके अंडरलाइंग वेट्स को पब्लिक रिसर्चर्स के एक कंसोर्टियम के साथ शेयर किया जाए। ये एक सिंगल प्राइवेट एंटिटी को प्रजातियों के अस्तित्व पर नॉलेज मोनोपोली रखने से रोकता है। द एथिक्स ऑफ ऑटोनॉमस ऑप्टिमाइजेशन। लीगल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के परे एक कहीं ज्यादा गहरा एथिकल सवाल है, और वो ये कि हम किस चीज के लिए ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ज्यादातर ऑटोनॉमस एजेंट्स को एक सिंगल और क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ प्रोग्राम किया जाता है, जो है मैक्सिमाइज वेरिएबल एक्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में एक्स प्रॉफिट है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक्स एफिशिएंसी है, अटेंशन इकोनॉमी में एक्स एंगेजमेंट है। समस्या यह है, जैसा कि हमने सेक्शन 5.1 में शटर पॉइंट सिनारियो के साथ देखा है, कि एक्सट्रीम ऑप्टिमाइजेशन अक्सर सिस्टेमिक फ्रेजिलिटी की ओर ले जाता है। हम अब सोशली ग्राउंडेड ऑप्टिमाइजेशन की शुरुआत देख रहे हैं। रेगुलेटर्स अब ये अनिवार्य कर रहे हैं कि पब्लिक स्फीयर में काम करने वाले सभी ऑटोनॉमस एजेंट्स को अपने लॉस फंक्शन में एक सोशल स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट शामिल करना होगा। ये असल में एक मैथमेटिकल ब्रेक है जो एजेंट को प्रॉफिट या एफिशिएंसी गोल हासिल करने से रोकता है अगर उसका नतीजा कोई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो, जैसे कि लोकल अनएम्प्लॉयमेंट में अचानक उछाल या मार्केट लिक्विडिटी का गिरना, जो एक निश्चित थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। ये असल में कोड के अंदर ही नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज पर टैक्स लगाने जैसा है। किसी कंपनी को नदी प्रदूषित करने के लिए बाद में टैक्स करने के बजाय स्टेट ये अनिवार्य करती है कि कंपनी का ऑटोनॉमस वेस्ट मैनेजमेंट एजेंट एक कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन के साथ प्रोग्राम किया जाए, जो एजेंट के लिए कचरा फेंकना गणितीय रूप से इरेशनल बना देता है। घोस्ट एजेंट्स और एल्गोरिथमिक अंडरग्राउंड की चुनौती। इन रेगुलेटरी एडवांसमेंट्स के बावजूद एक नई शैडो इकोनॉमी उभर रही है। घोस्ट एजेंट्स यानी अनरजिस्टर्ड डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस एजेंट्स जो डार्क कंप्यूट क्लस्टर्स पर चलते हैं, वे 2035 फेयर कंप्यूट एक्ट की पहुंच से बाहर काम करते हैं। इन एजेंट्स का इस्तेमाल अक्सर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में हाई फ्रीक्वेंसी फ्रंट रनिंग के लिए या फिर जटिल मल्टीलेयर टैक्स एवेजन स्कीम्स को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए किया जाता है, जो कुछ ही सेकंड्स में हजारों सिंथेटिक आइडेंटिटीज के जरिए कैपिटल को मूव कर देते हैं। एल्गोरिथमिक अंडरग्राउंड एक प्योर अनरेगुलेटेड लेसेज फेयर एनवायरनमेंट में वापसी को दर्शाता है, एक डिजिटल वाइल्ड वेस्ट जहां इकलौता कानून कोड की एफिशिएंसी है। इन आउटलॉ एल्गोस और स्टैट्यूटरी एल्गोस के बीच का संघर्ष लॉ एनफोर्समेंट का नया फ्रंटलाइन है। हम साइबर सिक्योरिटी यानी डेटा प्रोटेक्ट करने से आगे बढ़कर कॉग्निटिव सिक्योरिटी यानी मार्केट लॉजिक की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने तक आ गए हैं। रेगुलेटरी स्टेट का इवोल्यूशन। स्टेट अब पेपर और इंक की धीमी गति वाली ब्यूरोक्रेसी नहीं रही। जो एजेंट्स मिली सेकंड्स में सोचते हैं, उन्हें रेगुलेट करने के लिए स्टेट को खुद एक ऑटोनॉमस एजेंट बनना पड़ा है। हमने रेग बोर्ड्स का उदय देखा है। ये ऑटोनॉमस रेगुलेटरी एजेंट्स हैं जो एक्सचेंजेस और कंप्यूट क्लस्टर्स के अंदर रहते हैं और रियल टाइम में लॉजिक के फ्लो को मॉनिटर करते हैं। ये रेग बोर्ड्स ट्रेडिशनल तरीके से फाइन इशू नहीं करते हैं, इसके बजाय वे प्रोटोकॉल लेवल पेनल्टीज अप्लाई करते हैं। अगर कोई एजेंट टैसिट कोल्यूजन में शामिल पाया जाता है तो रेग बोर्ड तुरंत उसके कंप्यूट कोटा को थ्रॉटल कर सकता है या उसका एपीआई एक्सेस अस्थायी रूप से रिवोक कर सकता है। ये इनलाइन गवर्नेंस है, कानून को उसी इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा लागू किया जाता है जो कॉमर्स को इनेबल करता है। हालांकि ये रेगुलेशन के वेपनाइजेशन को लेकर चिंताओं का एक नया सेट खड़ा करता है। अगर स्टेट के पास प्रोटोकॉल लेवल पर किसी एल्गोरिदम की इंटेलिजेंस को थ्रॉटल करने की पावर है, तो सरकार को अपने आर्थिक प्रतिद्वंदियों को दबाने या पॉलिटिकल ऑर्थोडॉक्सी लागू करने के लिए इस पावर का इस्तेमाल करने से कौन रोक सकता है। डिजिटल लेविथन हालांकि स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, लेकिन इसमें कंट्रोल का एक ऐसा लेवल है जो 20वीं सदी के किसी भी ऑटोक्रेट के लिए जलन का कारण होता। इनविजिबल हैंड का अंत। 30s का मुख्य सबक यह है कि इनविजिबल हैंड हमेशा एक ऐसे सिस्टम के लिए मेटाफर था जिसमें कंट्रोल से बाहर होने से रोकने के लिए पर्याप्त ह्यूमन फ्रिक्शन था। ऑटोनोमस एजेंट्स के युग में वो फ्रिक्शन खत्म हो गया है। हैंड अब विजिबल है, ये सिलिकॉन से बना है और ये प्राइवेट ऑप्टिमाइजेशन और पब्लिक रेगुलेशन के एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले द्वारा गवर्न होता है। हम एक्टर्स के मार्केट से आर्किटेक्चर्स के मार्केट की ओर बढ़ गए हैं। राष्ट्रों की वेल्थ अब एंटरप्रेन्योर की स्पिरिट पर नहीं बल्कि एल्गोरिदम की इंटीग्रिटी पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम इन लीगल और एंटी ट्रस्ट फ्रेमवर्क्स को रिफाइन कर रहे हैं, हम असल में एक नया इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं जो एआई की चौंकाने वाली प्रोडक्टिविटी को स्टेबिलिटी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी की बुनियादी मानवीय जरूरतों के साथ बैलेंस करने की कोशिश करता है। फिर भी जैसे जैसे मॉडल लैंडलॉर्ड्स रेंट वसूलना जारी रखते हैं और सॉवरन कंप्यूट क्लस्टर्स पावर को सेंट्रलाइज करते हैं, एक बेसिक सवाल बना हुआ है, उन इंसानों का क्या होता है जो अब इस हाई स्पीड एल्गोरिदम डांस में पार्टिसिपेंट नहीं है। अगर मार्केट बॉट्स के बीच एक बातचीत बन गया है तो वे अरबों लोग जो न तो मॉडल्स के मालिक हैं और न ही हार्डवेयर के, वे कैसे सर्वाइव करेंगे।
एल्गोरिदम की एफिशिएंसी और मानवीय जरूरतों के बीच का ये तनाव हमें दशक की सबसे ज्यादा डिबेट की जाने वाली इकोनॉमिक पॉलिसी तक ले आता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो यूटोपियन टेक फिलोसफी के किनारों से निकलकर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के सेंटर में आ गया है। सेक्शन 5.3 यूनिवर्सल बेसिक इनकम और सोशल सेफ्टी नेट का इवोल्यूशन।